देखिए कक्षा 12 जो अपने आरओ पुस्तक चल रही है उसकी लास्ट कविताएं चल रही है। अब अपने उमाशंकर जोशी लास्ट कवि हैं, सभी की हमने व्याख्या कर ली है। जो उमाशंकर जोशी की पहली कविता है छोटा मेरा खेत, इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर जो छोटा खेत है उसकी तुलना उमाशंकर जोशी एक पन्ने से करते हैं। किससे करते हैं? जिस प्रकार पन्ना भी चौकोर होता है उसी प्रकार खेत भी क्या होता है? चौकोर होता है। तो जिस प्रकार किसान खेत में बीज डालता है, फिर वो बीज गलकर उसे एक नया पौधा अंकुर फूटते हैं, नया पौधा बनता है, फिर उसमें फल फूल वगैरह आते हैं। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि कवि क्या करता है? शब्द के माध्यम से क्या करता है? कविता की रचना करता है, यानी कि कविता बनाता है। शब्द और बीज, खेत में तो बीज और शब्द के रूप में देखेंगे तो आप कविता। भाई खेत में तो क्या डाला जाता है? बीज डाला जाता है, और पन्ने में क्या डाला जाता है? शब्द। उसके आधार पर फिर वो अलग अलग भाव और विचारों के माध्यम से उसे एक कविता का निर्माण करता है, और उसको फिर साहित्य के संसार में सभी पढ़ते हैं, असंख्य लोगों द्वारा उससे पढ़ा जाता है। कहते हैं कि बीज द्वारा जो फसल तैयार होती है तो एक बार में काट ली जाती है, लेकिन शब्दों के माध्यम से जो रचना साहित्य में जो करती है, इनकी जो रचना कविता तैयार की जाती है, उसे असंख्य लोगों के द्वारा अनंत काल तक बार बार उसे पढ़ा जाता है, यानी कि वो समाप्त नहीं होती है। देखिए छोटा मेरा खेत, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, सन का बीज वहां बोया गया, सन का बीज वहां बोया गया। देखिए कवि उमाशंकर जोशी कह रहे हैं कि छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कि जिस प्रकार एक चौकोर खेत होता है उसी प्रकार मेरा कागज का पन्ना है। कोई अंधड़ कहीं से आया, सन का बीज वहां बोया गया, और कोई अंधड़ कहीं से आया, यानी कि पन्ने में सन का बीज यानी कि शब्द। जिस प्रकार एक बार तो खेती के संदर्भ में समझ लीजिए कि कोई अंधड़ आया, आंधी आई, मान लीजिए तूफान, कोई बड़ी आंधी, और उसमें कोई भी बीज आया हो, कहीं से उड़कर आ ही जाता है कोई ना कोई बीज, और मानो वो खेत में वहां पर अगर गिर गया हो और उसमें बोया गया हो, मान लो खेत में आ गया हो। उसी प्रकार कि जैसे कि पन्ने में एक कविता लिखी जाती है तो उससे पहले कोई अंदर कहीं से आया, यानी कि मान लीजिए कवि के मन में या हृदय में भावनात्मक आंधी, अंदर से मतलब भावनात्मक आंधी आई और क्षण का बीज वहां बोया गया, यानी कि उसी क्षण जो भावनात्मक जो भाव विचार कवि के मन में आए उनसे संबंधित उसने उसमें कवि कर्म करना शुरू कर दिया। आगे देखो, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया नीह शेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। इसका अर्थ समझिए, रसायनों का मतलब यहाँ पर भावों से है कविता के लिए तो, और खेती के लिए आ जाएगा खाद आदि से। कि कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, निशेष यानी कि पूरी तरह से, शेष नहीं रहा, है ना। तो वो कह रहे हैं कि बाद में वो जो बीज था जो खेत में पड़ा वो रसायनों से यानी कि खाद आदि के माध्यम से वो पूरी तरह से गल गया है, जमीन में गल गया और कुछ भी शेष नहीं रहा है। उसी प्रकार वो जो शब्द था कवि के पास वो कल्पना के भावों के माध्यम से किसके माध्यम से? कल्पना के रसायनों यानी कि भावों की, कल्पना के भावों को पीकर, भाई कवि ने फिर उस शब्द के आधार पर कल्पना की ना कविता रचने की, तो उन कल्पनाओं के भावों को पीकर बीज गल गया, यानी कि वो शब्द पूरी तरह से उस रचना में समा गया, कुछ भी शेष न रहा, यानी कि वो शब्द पूरी जो रचना है जो कविता है उसमें एक तरह से उसका भावार्थ समाहित हो गया। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। शब्द के अंकुर फूटे यानी कि शब्द के अंकुर फूटना, यानी कि जैसे वो शब्द से कवि कर्म क्या है, यानी कि रचना रची तो उसके अंकुर फूटे, यानी कि कह सकते आप उसमें नए नए भावों का प्रसार हुआ। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, पल्लव पुष्प यानी कि नवीन कोमल पत्तों से, नवीन कोमल पत्तों से, पल्लव यानी नवीन कोमल पत्ते कह सकते हो, पुष्प यानी कि फूलों से नमित, नमित यानी कि झुका हुआ विशेष, कि वह जैसे कि बीज था वो बाहर निकला और उसमें फिर क्या है, पत्ते भी आए, नए नए पत्ते खिले और पुष्प भी आए, और उन पुष्पों और पत्तों के कारण क्या हो गया, नमित हो गया, यानी कि झुका हुआ हो गया वो पौधा। उसी प्रकार कि शब्द से जैसे कभी कोई रचना करता है तो फिर वो धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगती है, यानी कि उसमें जो भाव और विचारों का जो भावनात्मक जो आंधी होती है उसमें जो भावनाएं जो विचार होते हैं उसमें
उनसे वो क्या होता है, धीरे धीरे समाज में उसका प्रसार होने लगता है, उस कविता का रस संसार पूरे संसार में फैलने लगता है। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई सनकी, कटाई अनंतता की, लूटते लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। फिर आगे कहते हैं कि झूमने लगे फल, कि उस पौधे से फिर वो जो बीज डला था खेत में, उससे क्या हुआ, फल झूमने लगे उसमें। रस अलौकिक यानी कि उसमें रस यानी कि स्वाद, अलौकिक यानी कि लोक से परे, कि उसमें असाधारण स्वाद भी आने लगा, जो लोक में ऐसा स्वाद नहीं होता, ऐसा स्वाद भी उस फल में आने लगा। यानी कि जो कविता के आधार पर देखिए आप, शब्द से जो कविता की रचना की कवि ने, उसमें फल झूलने लगे, यानी कि उसका फल चारों तरफ फैलने लगा, उसके भाव संसार में चारों तरफ फैलने लगा। रस अलौकिक, और उस कविता का जो रस था वो अलौकिक, संसार से परे, पहले असाधारण कर सकते हो आप, वैसा अलौकिक रस चारों तरफ फैलने लगा। अमृत धाराएं फूटती, रोपाई सड़की। अब अमृत धाराएं फूटती, धाराएं मतलब जो जलधारा होती है उसके लिए कह सकते हो। अमृत आप जानते हो कि काव्य आनंद रूपी अमृत की धाराएं, कविता में क्या है आप, काव्य, कविता, काव्य का मतलब कविता है, और क्या है कि काव्य में आनंद रूपी अमृत की धाराएं चारों तरफ फैलने लगी, यानी कि उस काव्य में, उस कविता में जो आनंद आया लोगों को, उसकी अमृत रूपी धाराएं चारों तरफ फैलने लगी। रोपाई सण की, यानी कि उसका जो रोपाई, जिस शब्द के आधार पर उसकी रोपाई की गई, यानी कि जैसे बीज की रोपाई करते हैं तो हम सोचते भाई ये वो बीज से ये फल आएंगे, तो उस शब्द से जो रोपाई की गई थी उसका ये भाव अर्थ आता है कि काव्य में जो आनंद रूपी अमृत की धाराएं वो चारों तरफ फैलने लगती हैं। कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। कटाई अनंतता की, कटाई यानी कि काटना, अपन फसल काटते हैं, लेकिन यहाँ दूसरा अर्थ होगा अनंतता यानी कि जिसका कोई अंत नहीं होता। तो कहते हैं कि जो उत्तम साहित्य कालजयी होता है, कालजय मतलब काल को भी जय करने वाला होता है, और असंख्य पाठकों और असंख्य लोगों के द्वारा वो पढ़ा जाता है। असंख्य पाठकों द्वारा वो कई बार, असंख्य बार उसका पठन किया जाता है। तो कटाई अनंतता की, उसकी कटाई अनंत है। जो कवि के द्वारा जो काव्य रचना की गई, कृति की रचना की गई शब्द के माध्यम से, उसकी कटाई अनंत है। उसको कितनी बार, कटाई का मतलब कितनी बार पढ़ो, कितने लोग उसे पढ़े, कितने लोगों तक उसे भेजा जाए, कितने लोग उसका भावार्थ समझे, वो अनंत है। चाहे जितने लोग उसे चाहे जितनी बार पढ़ सकते हैं। लेकिन इस तरफ अगर खेत में जो फसल होती है उसको एक ही बार काटा जाता है, इसकी तो सीमा है, इसका तो अंत निश्चित है। लेकिन कवि के द्वारा जो रचना की जाती है, जो कृति बनाई जाती है शब्दों के माध्यम से खेत रूपी पन्ने में, उसका कोई अंत नहीं होता है। उसको जितने असंख्य लोग पढ़ते रहते हैं, असंख्य पाठकों द्वारा उसे पढ़ा जाता है, उसे समझा जाता है। लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। लुटते रहने से मतलब पढ़ते रहने से, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होता। यानी कि साहित्यकार द्वारा, कवि के द्वारा जो कृति बनाई जाती है, जो रचना, जो काव्य या कविता की रचना की जाती है, वो लुटते रहने से, यानी कि उसको पढ़ते रहने से वो जरा भी कम नहीं होती, और ज्यादा बढ़ती ही रहती है। आगे देखिए, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। फिर आगे कहते हैं कि रस का अक्षय पात्र, महाभारत में एक पात्र का नाम सुना होगा आपने, द्रौपदी। उसके पास अक्षय पात्र था, उसके पास एक पात्र था, पात्र यानी बर्तन, अक्षय पात्र माना जाता है। अक्षय का मतलब होता है कि जिसका कभी भी क्षय नहीं हो, यानी कि जो कभी भी खत्म नहीं हो। ऐसा था उसके बाद जिसमें अन्न कभी खत्म नहीं होता था, उसे चाहे जितना अन्न निकाल सकती थी वो, उसे कहते हैं अक्षय पात्र। तो जिसका कभी क्षय नहीं हो, यानी जिसका कभी नाश नहीं हो, खत्म नहीं हो, मतलब ऐसा पात्र था उसके पास। तो कवि कहता है कि रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। अब लास्ट में कहा ना कि छोटा मेरा खेत चौकोना, तो यहाँ पर खेत चौकोना का मतलब है कि मेरी कविता। इसका भाव अर्थ क्या आएगा, कविता। यहाँ अगर पूछे कि इसका अर्थ क्या है, यहाँ इसका अर्थ है कविता, कि मेरी जो छोटी सी एक कविता है वो रस का अक्षय पात्र है सदा, जो हमेशा भरा रहता है, उसमें रस हमेशा भरा रहता है, उसमें काव्य आनंद हमेशा भरा रहता है, उसमें जो भाव होता है कविता में वो उसमें हमेशा भरा रहता है। जितना लोगों को बांटा जाता है वो उतना ही बढ़ता जाता है। तो ये यहाँ पर कविता को उन्होंने खेत का क्या कहा है, चौकोना, खेत का चौकोना, यानी कि छोटा मेरा खेत
चौकोना, यानी कि मेरी छोटी कविता भी खेत के जैसे चौकोर खेत होता है उसी के समान है। ठीक है।